सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। कहते हैं कि इख्तिलाफ़ राय जमहूरियत का हुस्न है और एक मजबूत जमहूरी निज़ाम की तरक्की के लिए इख्तिलाफ, तनकीद और चेक एंड बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। मगर बदकिस्मती कह लें कि पाकिस्तानी सियासत का अलमिया ये रहा है कि यहाँ पर तनकीद, इख्तिलाफ और तज़ाद मुल्क और अवाम की बेहतरी के लिए नहीं होता, बल्कि मुखालिफिन का वोट बैंक तोड़ने के लिए, हुकूमत गिराने के लिए और इक़्तिदार में आने के लिए होता है। और इंतखाबात के पेश नज़र इन दिनों हम देख रहे हैं कि इल्ज़ाम तराशियों का जो सिलसिला है वो बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, MKM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कुछ फरमा रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। जी, तो सुना आपने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पीपल्स पार्टी पर किस तरह इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं। और कल मेरे प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहला रज़ा साहिबा ने लीगी कायद को आड़े हाथों लिया और कहा कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 16 महीने अपने भाई की हुकूमत में भी नहीं आए और मियाँ साहब ने वापस आकर कहा कि वो जिला वतन थे। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब को पूरा ग्राउंड बना कर दिया जा रहा है। ज़रा सुनिएगा शहला साहबा ने क्या फरमाया कल के प्रोग्राम में। तरह नवाज शरीफ साहब गए और आए, गए थे तो बीमार थे, आए तो कहा कि इलाज मुकम्मल कराकर नहीं आए। यहाँ तक के कि जब 16 महीने उनके भाई की वजीर आजम थे उनके भाई, उसमें भी नहीं आए। उनको आप पूरा मैदान भी बना के दें, पूरा बलोचिस्तान उनके हाथ में दे दें, कराची में भी कुछ कोशिश करने की करें। वहाँ आते ही उन्होंने जो ब्लंडर किया, उन्होंने कहा कि ये जो 16 महीने की हुकूमत थी ये मेरी नहीं थी, जबकि फाइनेंस मिनिस्टर उनका, प्राइम मिनिस्टर उनका, बहुत सारे मिनिस्ट्री उनकी, होम मिनिस्ट्री उनकी। तो फिर आप समझ सकती है ना ये बात कैसे कही जा सकती है। इसके लिए तो समझना चाहिए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और फिर जो बहुत बड़ी बात की कि वो इलाज कराने गए थे, आके उन्होंने कहा मैं जिला वतन था। जी, तो सुना आपने। भला पीपल्स पार्टी को कौन ये याद दिलाए कि आप जिन लोगों पर अब इतने ज़्यादा तंज के हथौड़े बरसा रहे हैं, किंग्स पार्टी कह रहे हैं, गुज़िश्ता हुकूमत में वही आपके इत्तेहादी थे। अब दोनों जो इत्तेहादी थे उनमें अब सीज़ फायर की कोई राह नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अभी दोनों मद्दे मुकाबिल हैं और तनकीद के नश्तर बरसाए जा रहे हैं, खासतौर पे पीपल्स पार्टी की जानिब से। अच्छा, कल के प्रोग्राम में राना एहसान साहब भी थे और उन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को खूब तनकीद का निशाना बनाया। और उन्होंने क्या कहा कि जी पीपल्स पार्टी के पास बयानिए ख़त्म हो गए हैं, वज़ीर आज़म नौजवान बनेगा या बुज़ुर्ग बनेगा कोई, ये फ़ैसला अवाम ने करना है। ये क्लिप भी अगर रेडी है टीम ज़रा चलाइएगा। पीपल्स पार्टी के पास बयानिए ख़त्म हो गए हैं और उनको सिर्फ यही बात करनी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, फलाना नहीं मिल रहा, और फिर इसका जिक्र भी नहीं करना कि वो किसने देनी है, जिससे उनको शिकायत है उनका खुलेआम नाम ले, उनको कन्फ्रंट करें। क्योंकि हमें तो कोई ना हमें कोई फेवर चाहिए, ना हमें मावनत चाहिए। हम अवाम से इंशाल्लाह वोट लेके हम इलेक्शन लड़ के मुकाबला करके हम इंशाल्लाह इक़्तिदार में आएंगे। तो ये इनको इनके मसाइल चल रहे हैं, इनको बयानिया नहीं मिल रहा कि ये क्या बयानिया लें। कभी ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब बन रहे हैं, फिर ये खुद ही कह देते हैं कि वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो बनेगा, फिर इनको थोड़ी देर बाद कहते हैं नहीं नवाज शरीफ बनेगा। तो आधी तो हमारी कंपेन इन्होंने ही कर दी है, सबको बार बार हर टॉक शो में दोहरा के कि मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो नौजवान बनेंगे या कोई बुजुर्ग लीडर बनेगा, ये अवाम ने डिसाइड करना है। जी, तो सुना आपने। मेरे साथ मौजूद हैं राजा रियाज साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। राजा साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। राजा साहब, शैला रज़ा साहिबा ने जो फरमाया आपने भी सुना होगा, वो कहते नहीं मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने भाई की हुकूमत में नहीं आए और अब पूरा ग्राउंड बना कर दिया जा रहा है। अभी से पीपल्स पार्टी वाले नवाज शरीफ साहब को सिलेक्टेड कह रहे हैं, फेवरेट कह रहे हैं, लाडला कह रहे हैं और बहुत कुछ कह रहे हैं। इस पर आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखें जी, पीपल्स पार्टी एक तो इलेक्शन है और इलेक्शन में ये जो सख्त जुमले हैं ये लाजमी एक दूसरे की तरफ से आएंगे। आजकल इलेक्शन है, इसके बाद दोनों पार्टियों की तरफ से और मज़ीद सख्ती होगी। असल में पीपल्स पार्टी को मसला ये बना कि जब मियाँ नवाज शरीफ वापस आए तो इनको ख्याल में, इनके ख्वाब में भी नहीं था कि इतना बड़ा इस्तकबाल हो जाएगा। जब उनका इतना बड़ा मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबाल हुआ तो वो परेशान हो गए। उनका ख्याल था कि इतना बड़ा इस्तकबाल नहीं होगा, इस्तकबाल बहुत बड़ा हो गया और उससे वो परेशान हो गए कि हमारा ख्याल था कि पंजाब में से हमें हिस्सा मिलेगा
तो वो उन्हें समझ आ गई कि पंजाब से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और कराची में भी MQM ने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली और मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद कर लिया। उसके बाद बलूचिस्तान के भी सियासी जो रहनुमा हैं काफ़ी सारे वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। तो इस वजह से उनको वो जो उन्होंने ख्वाब देखा था कि बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनाना है, वो ख्वाब उनका अधूरा रह गया है। उसकी वजह से वो परेशान भी हैं, गुस्से में भी हैं और गुस्से में हज़ारे ख्याल भी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी राजा साहब दावा वो करते हैं कि वज़ीर आज़म जो वो जियाला ही होगा, पंजाब से या लाहौर से कोई वज़ीर आज़म नहीं होगा। ये बयान भी आपने सुना नहीं, वो अब सिर्फ अपने क्या कहें और उनके पास क्या है, क्या बयान है वो कहें, वो ये बिल्कुल ये सियासी बयान है। उन्हें समझ आ चुकी है कि इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के अवाम, हालांकि बहुत तनकीद हुई कि 16 माह में ये हुआ, बहुत सारी बातें हुई मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, लेकिन जब उनकी आमद हुई, क्योंकि असल मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं वो मियाँ नवाज शरीफ हैं, और जिस तरह लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, एक बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले और उन्होंने वो ऐसा तारीख़ी जलसा कर दिया कि PTI के चैनल वाले लोग या PTI को जो बेहतर कहते थे चैनल पे एंकर, वो भी ये मान गए कि इतना बड़ा जलसा PTI एक भी नहीं कर सकी। जो कहते थे कि PTI बड़े जलसे करती है, वो मान गए कि PTI इतना बड़ा जलसा अपनी तारीख में एक भी नहीं कर सकी। तो उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून के मुखालफ हैं वो इस वक्त सिर्फ पीपल्स पार्टी है, PTI तो है नहीं। तो फिर पीपल्स पार्टी को ज़ाहिर है उसका गुस्सा तो होना है, उसकी तकलीफ़ तो होनी है, और वो अब अपना ये गुस्सा और तकलीफ़ निकाल रहे हैं और ये सियासी बयान दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो अभी दोनों पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने आके खड़ी हो गई हैं, इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला शुरू हो गया। राजा साहब, इसकी बस वजह आपको ये समझ आती है कि क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि अवाम जो है, अवाम का समंदर है वो नवाज शरीफ साहब के साथ है, और जैसा कि आप लोगों का दावा है कि अगली बार फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ही होंगे, अपनी हार को तस्लीम करें पीपल्स पार्टी वाले आपके मुताबिक। अचानक से हुआ क्या था? 16 महीने इकट्ठे थे, नून लीग वाले पीपल्स पार्टी वाले एक पेज पर थे, अचानक से क्या हो गया कि दोनों पार्टियों में इतनी दूरियाँ आ गई? देखिए मोहतरमा, ये दूरी आना बिल्कुल मेरी समझ में आ रहा है, ये कोई ऐसी साइंस नहीं जो समझ ना आए। उन्होंने इलेक्शन लड़ना है और वज़ीर आज़म के वो उम्मीदवार थे और उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि पंजाब से भी हमें हिस्सा मिलेगा, बलूचिस्तान से भी हिस्सा मिलेगा, KPK से भी हिस्सा मिलेगा। तो अब वो एकदम से जैसे ही नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए तो एकदम से उनका पंजाब से भी सफाया हो गया, बलूचिस्तान से भी सफाया हो गया, चंद दिनों तक KPK से भी सफाया हो जाएगा। तो उसके बाद उनकी परेशानी बड़ी जायज़ है, उस पर कोई गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। वो हमारे मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ के मुकाबले में अपना एक उम्मीदवार ला रहे थे। अब उनके पास रहा कुछ नहीं, वो समझ गए हैं कि हमारे अवाम इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं और मियाँ नवाज शरीफ को हर तरफ से वेलकम किया जा रहा है। तो इस वजह से वो मायूसी में इस तरह के बयान, मुझे तो उनसे ये उम्मीद है, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि अभी और वो सख्ती लाएंगे और सख्त बयान देंगे और जुमलाबाजी में तेज़ी लाएंगे, क्योंकि उन्हें गुस्सा है कि वो एक चीज़ के उम्मीदवार थे और वो चीज़ उनके हाथों से निकल गई है। तो उसका गुस्से का इज़हार उनका जो बनता है वो कर रहे हैं। अच्छा राजा साहब, वो तो गुस्से का इजहार करें पीपल्स पार्टी वाले, लेकिन नून लीग वाले गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं दे रहे। बड़ी एक स्ट्रैटेजी देखने में आ रही है, बड़ी समझबूझ का मुजाहरा किया जा रहा है, बड़ी बुर्दबारी का अगर मैं कहूँगी लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि आप लोग सख्त बयानात का जवाब सख्ती से नहीं दे रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह ये है कि आगे जाके कहीं पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद ना करना पड़ जाए? तो अभी से माहौल को आपकी जानिब से एटलीस्ट ठंडा रखा जा रहा है, नून लीग की जानिब से। जी बिल्कुल, इसको हमने ठंडा इसलिए रखना है कि हमने नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि हमने आगे की तरफ देखना है। पाकिस्तान सख्त तरीन माली मुश्किलात में है, माशी बहरान है, हमने इसको निकालना है और गरीब आदमी को रिलीफ देना है। उसके लिए हम ये समझते हैं, हमारी बड़ी क्लियर सोच है कि इसके लिए सबको इकट्ठा एक मेज़ पे बैठना पड़ेगा और सारे मिल के अगर जद्दोजहद करेंगे तो पाकिस्तान इन मुश्किलात से निकलेगा। और मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन से पहले तो ताद मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन इलेक्शन के बाद मुझे बहुत उम्मीद है कि जो हुकूमत बनेगी पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा होगी और वो मुल्क के लिए बेहतर है। वो पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि सब लीडर एक मेज़ पे बैठें और पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें
आज गरीब आदमी अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला पा रहा। अच्छा राजा रियाज साहब, आप जिस तरह के बता रहे हैं कि आपको अभी से नज़र आ रहा है कि आगे जाके मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी और पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के साथ होगी, तो आप लोग तो बड़ा अभी जो जिस तरह के बुर्दबारी का बड़ा मुजाहिरा कर रहे हैं, माहौल को ठंडा रख रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है आगे जाके आप दोनों पार्टियों को एक पेज पर आना पड़ेगा। तो पीपल्स पार्टी तो बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है, पीपल्स पार्टी फिर किस तरह नून लीग के साथ एक पेज पर आएगी? देखिए, ये पीपल्स पार्टी की और नून लीग के पहले भी बड़ी लड़ाई रही है, फिर अभी जब पीडीएम की हुकूमत बनी तो इकट्ठे हो गए। मोहतरमा सियासत में हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, सियासी इख्तलाफ है, हमारा मंशूर मुख्तलिफ है, उनका मंशूर मुख्तलिफ है, हमारी सोच और है, उनकी सोच और है, लेकिन सियासत में सब दरवाज़े खुले रखते हैं। एक इमरान खान ऐसा लीडर पाकिस्तान में आया है जिसने दरवाज़े बंद किए और सबको चोर डाकू का, और आज सबसे बड़ा चोर डाकू वो है और कोई उसके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। मैंने इमरान खान को ये बात कही थी कि सबको बुलाएं, मीटिंग करें, सबको साथ लेके चलें, ये लड़ाई हमें महंगी पड़ेगी, लेकिन वो उस किसी की बात ही नहीं सुनता था और उसने किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया। सबको कहा कि मैं इनको जेलों में फेंकूँगा, इनको सजा दिलाऊँगा। आज खुद जेल में बैठा है, आज सबसे बड़ा चोर और डाकू वो खुद साबित हो रहा है। तो सियासत में ये काम हरगिज़ नहीं करना चाहिए, चाहे आप हल्के की सियासत करते हो या मुल्क की। दरवाजे खुले रखने चाहिए। बातचीत सियासत का हुस्न है। अगर आपने बातचीत नहीं करनी तो आप तो सियासतदान ही नहीं है। तो अगर आप सियासतदान हैं तो आपको हर दरवाजे खुले रखने चाहिए और बातचीत जारी रखनी चाहिए। अच्छा राजा साहब, ठीक है, ये सियासत का हुस्न है, बातचीत करते रहना चाहिए, लेकिन ये क्या एक नया ट्रेंड आ गया कि बिलावल साहब अब कल कह रहे हैं कि जी 70 साला बाबे को इक़्तिदार नहीं मिलना चाहिए, नौजवान क़यादत को आगे आना चाहिए। शायद बिलावल साहब इस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं कि उनको बच्चा कह के मुखातिब किया जाता है मुखालिफिन की जानिब से। देखें, वो आपको पता है कि पाकिस्तान में नौजवान वोटर ज़्यादा हैं और अपने नौजवान वोटरों को ये वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं कि मैं नौजवान हूँ, आप मेरा साथ दें। लेकिन उनके बयान मैंने आपको सारे बताए हैं। उन्होंने पूरी कोशिश करनी है कि वो वोट बैंक उनकी तरफ जाए, लोग उनकी तरफ जाएं। लेकिन खुद को नौजवान कहने के लिए किसी को बाबा कहना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर उन्होंने कहा भी है तो इसका बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं। अभी इलेक्शन के बाद आप देखिएगा कि कुछ लोग आज़ाद। चलिए, आप लोग वाकई माहौल बड़ा ठंडा रख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आखिर में आपसे जानना चाहूँगी जी राजा साहब। जी प्लीज़। आखिर में मैं जानना चाहूँगी कि आपकी नवाज शरीफ साहब से कोई मुलाकात हुई? कोई मुलाकात अगर हुई है तो अहवाल बता दें अपने चाहने वालों को जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जी, मेरी आखिरी मुलाकात उनके साथ लंदन में ही हुई थी। अभी तक वो यानी वापस आने के बाद आपकी कोई मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मेरी अभी मुलाकात नहीं हुई। मैं अपने हल्के में मसरूफ़ हूँ। जब अभी इलेक्शन के लिए उन्होंने दरख्वास्तें मांगी हैं, मैंने दरख्वास्त दे दी है। जब कोई बोर्ड की मीटिंग होगी, मेरे पास कोई अहदा नहीं है, ना मैं अहदे का ख्वाहिशमंद हूँ, तो मैं एक टिकट के लिए अप्लाई किया है। टिकट का जब बोर्ड होगा मुझे बुलाएंगे, मैं ज़रूर जाऊँगा, मिलूँगा। जो फ़ैसला पार्टी करेगी वो मुझे कबूल होगा। टिकट तो आपको मिलेगा ना राजा साहब? आपको पूरा यकीन है इस बात का? देखें, जो अल्लाह को मंजूर और जो पार्टी फैसला करेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और अब मुझे ज्वाइन कर रही हैं सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार नसीम ज़हरा साहिबा। नसीम साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। अच्छा नसीम साहिबा, जो इलेक्शंस करीब आते हैं हम देखते हैं कि इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इधर से ईंट फेंकी जा रही थी, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा होता है। इसकी कोई ख़ास वजह होती है क्या? मुखालिफिन पर तनकीद किए बगैर, इल्ज़ामात की बुछाड़ किए बगैर इलेक्शन में जो फतह है वो मुमकिन नहीं होती है? मेरा ख्याल है एक तो ये इलेक्शन का माहौल होता है, जैसे आपने कहा, ये तो लाजिम और मलजूम है कि इल्ज़ाम तराशी, लेकिन पाकिस्तान की सियासत का एक पहलू जो है जहाँ के फेवरेट्स बन जाते हैं, जहाँ के एक इस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है, तो वो भी एक रियलिटी है जिसकी वजह से इल्ज़ामात होते हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जैसे बिलावल भुट्टो खुद कह रहे थे कि हर वक्त कोई ना कोई फेवरेट होता है और कोई किंग्स पार्टी बनती है। तो क्योंकि किंग्स पार्टी की एक रीत डल चुकी है, कभी कोई पार्टी को फ़ायदा, कभी किसी को, तो जिसको फ़ायदा नहीं होता वो शिकायत भी करती है और
जिसको फायदा होता है वो नजर भी आ रहा होता है। तो इस वजह से जो इल्जाम तराशी है वो इतनी अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है। अच्छा, फिर एक और सवाल है, आपने बड़ा अहम एक पॉइंट रेज किया है नसीम साहिबा। आपने कहा कि कभी कोई फेवरेट होता है और कभी कोई नहीं होता है। जब एक कोई फेवरेट होता है तो दूसरा तनकीद कर रहा होता है, लेकिन जब तनकीद करने वाला फेवरेट होता है कभी तो पहले वाला तनकीद कर रहा होता है जो बाद में फेवरेट होता है। तो जब कोई फेवरेट होता है तब सबको अच्छा लग रहा होता है क्योंकि अपने लिए अच्छा होता है, लेवल प्लेइंग ग्राउंड होता है। लेकिन अगर कोई और फेवरेट होता है तो यही सियासतदान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। जी ऐसे ही है ये तो देखिए ना, कुदरती ये दिस इज बिल्ट इन टू द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स अब जो है, क्योंकि प्रिंसिपल्स तो जरा अब दूर की बात है। इस वक्त तो यही है कि जी किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं, मसलन पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब ने कहा हमें एक शो में कि देखें बाप पार्टी और जो सदन पंजाब में हमें तो जो सपोर्ट मिलने वाली थी तो उनसे कहा गया कि हमें छोड़ के तो एक और पार्टी को ज्वाइन करने। और बाप का जो भी आपने देखा है कि जो हुआ है बलूचिस्तान में, वो जाहिर है कि अब बाप में से बहुत से लोग और ऐसे भी लोग जो एक महीना पहले ही गए थे पीपल्स पार्टी के पास, वो छोड़ के चले गए पीएमएलएन के पास। अच्छा, पीएमएलएन वाले कहते हैं याद है आपको 2017 में हमारे साथ क्या हुआ था कि जी वो डॉक्टर सुमरो है वो चले गए थे जहाज में बैठ के और वो तोड़वाई थी गवर्नमेंट पीएमएलएन की। तो ये एक भंवर है, इसमें से सवाल ये कि निकलना कैसे है। अगर जब तक कि कोई ना कोई पार्टी रहेगी अवेलेबल टू बिकम फेवरेट्स, और अगर यानी इलेक्शन कमीशन का वो रोल, इलेक्शन कमीशन के हवाले से आप देखें ना, एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कह रही है हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा। उन्होंने कहा जी 100 हमें, ये पीटीआई की बात है, वो कहते हैं जी हमारी मसद ज्यादती हो रही है, हमने 100 जगह मांगी है इजाजत कैंपेनिंग की लेकिन नहीं मिल रही। वो कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन हमें जवाब नहीं दे रही। कहने का मकसद ये कि बहुत से जितने एलिमेंट्स हैं आपको नजर आता है कि वो जो फेयर और फ्री इलेक्शंस हैं ये तो अब बस अल्फाज रह गए हैं और सबको नजर आ रहा है कि फेयर और फ्री नहीं होते। पार्टीज भी यही कहती हैं, प्रेस भी ये कहने लग जाती है, ऑब्जर्वर्स भी यही कहते हैं। ठीक है। अच्छा नसीम साहब, एक और अजीब सी बहस कि बिलावल साहब ने ये कह दिया कि 70 साला बाबे को मौका देने की बजाय नौजवान की आदत पर यकीन होना चाहिए। सुनकर बड़ा अजीब सा लगा, और उतना ही अजीब मुझे ये भी सुनकर लगता है जब बिलावल को कम उम्री का ताना दिया जाता है या बिलावल को बच्चा कह दिया जाता है। कोई भी अपनी उम्र से तो मेरे ख्याल से नहीं पहचाना जाएगा कि उसमें वो कितना परफॉर्म कर सकता है या उसमें कितना एंथुसिज्म है, क्या क्या वो कर सकता है। तो बिलावल ने शायद मेरे ख्याल से अब कमर कस ली कि अगर मुझे कोई बच्चा कहेगा तो मैं बदले में बाबा कह के मुखातिब करूंगा। मेरा ख्याल है कि ये उनकी सियासत का हिस्सा बना है, क्योंकि जाहिर है वो अपनी जो उनका यूथ है और उनका एक्सपीरियंस फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनको लगता है कि ये इस विकेट पे खेलेंगे तो शायद उनके पीछे लोग आ जाएं और ज्यादा आ जाएं। नहीं तो ये मेरा ख्याल है कि एज से, जैसे आपने सही कहा, एग्री विद यू, एज कोई स्टैंड अलोन फैक्टर नहीं होती। मतलब ये कि एज में आपने क्या किया, आपने 35 साल की उम्र तक क्या किया, आपने 70 साल की उम्र तक क्या किया। अब आप देखिएगा, आप प्यूटन को ले लें, आप अच्छा वो आयतुल्ला खुमैनी थे, उनकी क्या उम्र थी, अब महातीर है उनकी क्या उम्र है, तो अर्दोगान है उनकी क्या उम्र है। एज इज नॉट अ फैक्टर। लेकिन हमारी पॉलिटिक्स में अब ये चीजें, क्योंकि पॉलिटिक्स की नौयत ऐसी है, मतलब कितने लोग हैं जो बात कर रहे हैं कि सीरियस इश्यूज इकोनॉमी, हाँ एक ये नारा है सबकी तरफ के भाई महंगाई महंगाई, लेकिन कितने लोग हैं जो आके बता रहे हैं कि जी जो एग्रीकल्चर है, जो फूड सिक्योरिटी के लिए हम ये करेंगे, हम एजुकेशन के लिए ये करेंगे। तो ये कुछ नौयत है हमारी सियासत की, उसमें बस यही चल रहा है जो आपने जिसका जिक्र किया। अच्छा, दूसरी बात है नसीम साहिबा, आप प्रोग्राम करती हैं और आपके प्रोग्राम में बहुत मेहमान आते हैं। आपने ये महसूस किया होगा कि आप इकोनॉमी की बात करी, चैलेंजेस की बात करी हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, काम कैसे करना है किसी ने नहीं बताया। किसी ने बैठ के प्रोग्राम में नहीं बताया कि अगर हमारी हुकूमत आती है तो हम ऐसे 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 इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, ये हमारा प्लान है, ये हमने होमवर्क किया हुआ है। यहाँ पर यही बहस हुए चली जा रही कि लेवल प्लेइंग फील्ड मेरे पास कम है, उसके पास ज़्यादा है, उसके पास ज़्यादा क्यों है, मैं फेवरेट क्यों नहीं हूँ। इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर काम वाली बात होगी ना। जी ये दुरुस्त है बात, क्योंकि फेयर और फ्री इलेक्शंस तो
एक अहम फैक्टर है। तो इसलिए आप और हम जब गेस्ट को बुलाते हैं हम ये बात तो करते हैं, क्योंकि हर एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहा है, तो ये तो नहीं हो पाएगा कि इसको आप डिस्कस ना करें। लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमी का मामला भी बड़ा मामला है, लेकिन उसमें ये भी कहा जाता है कि जी आप अगर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो इकोनॉमी आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि आपस में गठमड है, आपस में दे आर ऑल इंटरडिपेंडेंट। इस वजह से उसकी बात जो है लेवल प्लेइंग फील्ड की वो भी अहम है, लेकिन आप इकोनॉमी को आगे कैसे लेके चलेंगे वो भी अहम है। तो ये किसी हद तक आप पर और हम पर डिपेंड करता है कि हम डिबेट को कैसे आगे ले जाएं, और किसी हद तक डिबेट में ये लेवल प्लेइंग फील्ड को शामिल करना लाजमी है। ठीक है। अच्छा नसीम साहब, आखिरी 2 से ढाई मिनट आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, ये जब आगे हम जाएंगे इंतखाबात की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह, फिर इंतखाबात हो जाएंगे, रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो सुनने में ये आता है कि शायद कोई मखलूत हुकूमत ही नज़र आएगी, किसी के पास सादा अक्सरियत नहीं होगी, 2/3 मेजोरिटी का दावा है वो शायद समझ नहीं आ रहा। तो अगर मखलूत सेटअप ही आता है, हुकूमत आती, मिलकर हुकूमत इन्हें करनी होगी, तो फिर जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं कर रहा होता। जैसे कि पीछे 16 महीने हमने देखा 13 जमातें, जिनमें 2 बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग, लेकिन आप भी देखती होंगी कि आराम से कह दिया जाता है कि ड्राइविंग सीट पे चूंकि नून लीग थी तो नून लीग से पूछें, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा होता। तो आगे भी ये सब कुछ देखने को मिलेगा अगर मखलूत हुकूमत आ जाए तो। देखिए, मखलूत हुकूमत जब आती है तो हुकूमत अगर आप चला लें, उसका पूरा जो दौरानी है उसको मुकम्मल कर लें, जो कि किया पिछली गवर्नमेंट ने। अब तो आप इलेक्शन कैंपेन में आए हैं तो इसलिए ये अटैक होगा एक दूसरे पर, अदरवाइज मखलूत हुकूमत चली, सब फैसले हुए कंसेंसस के साथ, चाहे IMF का प्रोग्राम था, चाहे कुछ भी था, महंगाई भी हुई, तो उसमें ये तो नहीं था कि किसी का, और आज कोई कह रहा था कि जी काबीना में ये तो नहीं था कि लड़ाई झगड़ा हो रहा था कि ये ना करें वो ना करें, सब हर चीज पर अग्री कर रहे थे। तो मखलूत हुकूमत को अगर आप उसी वक्त कुछ हो जाता और 16 महीने खत्म करने के बाद तनकीद की क्या तुक बनती है। जी बिल्कुल। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि मखलूत हुकूमत ही बनती नजर आ रही है, लेकिन उसको यकीनी तौर पे चलाएंगे और उसका टाइम देखिए, वो तो वक्त बताएगा। नहीं तो ये तो नहीं कि पाकिस्तान की तारीख में मखलूत हुकूमत नहीं आई, पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी हुकूमतें 80 के दहाई के बाद तो मखलूत रही हैं, तो वही होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन किस तरह चलेगी मखलूत हुकूमत वो तो डिपेंड करेगा कि कौन आता है, क्या होता है, कैसे होता है, वो तो टाइम विल टेल अस। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकातों की ब्रेक के बाद मौजूद होंगे मौला बख्श चांडियो साहब। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब। चांडियो साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। अच्छा मौला बख्श चांडियो साहब, कल एक जलसे से खिताब करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा था कि पीपल्स पार्टी अपनी तारीख की आखिरी इनिंग्स खेलने जा रही है। 50 साल की तारीख में धोखा और करप्शन के अलावा पीपल्स पार्टी के पास कुछ नहीं है। आपका इस इल्ज़ाम पर क्या कहना है? मैं इस इल्ज़ाम पर हैरान नहीं हूँ। इस इल्ज़ाम के बाद फिर वो हमारे साथ बनते हैं, फिर हमारे साथ हुकूमत करते हैं, और जब आखिरी हुकूमत के दिन होते हैं किसी भी पार्टी के साथ हों, उनसे फिर आखिर में से बेवफाई के इल्ज़ामात लगा कर अलग हो जाते हैं। अभी कुछ महीने हुए हम सब साथ थे, ये वज़ीर थे, हम भी थे उस मिली जुली हुकूमत में। अब इनको मैं क्या कर सकता हूँ, जो उनकी मर्जी में कहें, लेकिन इनको इतना इन पर असर नहीं होता। मैं कुछ कहने लगा था कि इनको इतना आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन पर असर नहीं होता। ये बातें भूल जाते हैं या भुला देते हैं, फिर बन जाते हैं, फिर अपनी सलामती, मुल्क की सलामती, वहदत, खुशहाली, अवाम, सूबे की बेहतरी, उसकी वजह से हम इन लोगों से मिल रहे हैं, फिर चलते हैं, फिर रूठना मनाना रूठना, ये दस्तूर है इनका, कोई बात नहीं। अच्छा चांडियो साहब, ये जो आप भी रूठने मनाने वाले काम तो आप लोग भी कर रहे हैं ना। अब आप लोग बड़ा गिले शिकवे कर रहे हैं, आप लोग नून लीग
पे हाथ हल्का नहीं रख रहे हैं, और बदले में नून लीग बहरहाल बड़ी खामोश है, वो आप लोगों को सख्त बात का जवाब सख्ती से नहीं दे रही है। उसकी भी कोई मतलब स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली होगी नून लीग की जो हमें समझ आता है। अभी ब्रेक से पहले राजा रियाज साहब मेरे साथ थे प्रोग्राम में, तो वो ये कह रहे थे कि मैं यकीन से कहता हूँ कि अगली हुकूमत नून लीग की बनेगी, पीपल्स पार्टी वाले हमारे साथ होंगे। शायद वो इसलिए हाथ हल्का रख रहे हैं, माहौल को ठंडा रख रहे हैं कि कल को जब इकट्ठे बैठना पड़ेगा तो फिर अभी इतनी तनकीद ना की जाए। तो क्या पीपल्स पार्टी फिर बैठेगी नून लीग के साथ इतनी तनकीद के बाद? देखिए, पहली बात तो हर पार्टी की कोई हिकमत अमली होती है, तो नून लीग की भी हिकमत अमली एक तवील अरसा हुकूमत में रही है। ख़ासतौर पर ज़िया-उल हक के ज़माने में इतनी तमतराक वाली हुकूमत, इतनी बाख्तियार हुकूमत, और हर दौर में ऐसे ही रहा है। तो उनको भी हिकमत अमली उनकी अपनी है। हम तेज़ी में नहीं जा रहे, हमको गालियाँ नहीं दे रहे, हमें सियासत में गालियाँ देना है नहीं। आपने सवाल किया कि फिर बैठ सकते हैं। हम किसी भी जमायत के साथ सियासी ज़ाती दुश्मनी में आगे नहीं बढ़ते हैं। ज़ाती दुश्मनी हमारी नहीं है। सियासी इख्तलाफात होते हैं, बाज़ मामलात पे इख्तलाफ होते हैं। जैसे अभी ये जो हुकूमत गुजरी है इसमें हमारा इख्तलाफ है शहबाज शरीफ साहब से। सैलाब के लिए उन्होंने सिंध में कुछ भी काम नहीं किया, उन्होंने कोई मदद नहीं की सिंध के अवाम की। वो हमारा शिकवा था। मेरे कायद, मेरे सिंध के चीफ मिनिस्टर बार बार उनको कहते रहे और उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया। हमें अपने लोगों की तो तकलीफ़ का तो एहसास होता है। हम पूरे पाकिस्तान के हर इलाके को अपना इलाका समझते हैं। पाकिस्तान के जिस भी इलाके में लोगों को मसाइल होते हैं, हम उनकी आवाज़ उनके लिए बुलंद करना अपना फ़र्ज समझते हैं। लेकिन जहाँ हम हैं, जहाँ हम जीत के हुकूमत कर रहे हैं, वहाँ अगर हम वहाँ के लोगों की बात ना करें तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। सैलाब के हवाले से सिंध में बहुत बड़ी ज़्यादती की गई है। अच्छा चांडियो साहब, ये बिलावल साहब 70 साला बाबा किसे कह रहे हैं? कह रहे हैं नौजवान की आदत को मौका मिलना चाहिए, 70 साला बाबों को नहीं। देखिए, इस उम्र के लोग तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी मौजूद हैं। मैं भी 70 साल का हूँ। इसको अपनी तरफ लेना चाहिए, उनकी बात के रूह को लेना चाहिए। वो बात वो ठीक कर रहे हैं कि हमें अपने ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहली बार, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेरे कायद ने पहली बार पाकिस्तान में आवाज़ बुलंद की कि हमें अपने नौजवानों की सलाहियतों पर एतमाद करना चाहिए, हमें एतमाद करना पड़ेगा। बिलावल साहब भी कोई बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि 70 साल के बाबों को कोई निकाल देंगे, नहीं। वो सीनियर लोग हैं, उनका बड़ी काबिलियत है, उनकी जहन बड़े काम आएगा पाकिस्तान। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि क़यादत के हवाले से हमें नौजवानों को भी मौका मिलना चाहिए, नौजवानों पे भी हमें एतमाद करना चाहिए। ये बात कहने पर वो क्यों मजबूर हुए? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब उनको बार बार कम उम्री का ताना दिया जाता है, मुखालिफिन अक्सर उनको बच्चा कह के मुखातिब करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं इस वजह से उन्होंने सोचा कि अब वो इतनी सख्त लाइन लेंगे कि वो डायरेक्ट अब 70 साला बाबा कह के किसी को मुखातिब करेंगे? वो अब अगर उसको बच्चा समझ रहे हैं तो वो उनकी अपनी ज़हत की। असल बात यह है कि दानिशमंदी उम्र से नहीं आती। यानी उस बात का कोई रद्द-ए-अमल भी ये हो सकता है, ये हम ये समझ सकते हैं मौला बख्श चांडियो साहब? मैं जो बात कह रहा हूँ जरा वो गुजारिश सुनिए ना। ये जो अक्लमंदी है, दानिशमंदी है, इसका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। ये खुदा की देन है, ये सलाहियत है। एक 70-80 साल का बुजुर्ग भी ऐसी जाहिलाना बात कर सकता है, एक नौजवान भी अकल की बात कर सकता है। तो इसमें कोई बात नहीं है, उनको गुस्सा नहीं आना चाहिए। हमें अपने एतमाद करना पड़ेगा नौजवानों पर। और ये जो कहते हैं बच्चा है, ये भूल जाते हैं जब इनके अजीम नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब सियासत में आए तो पाकिस्तान की सियासत में बड़े चुगादरी नाम, बड़े मोहतरम मुकर्रम शख्सियात मौजूद थी और बड़ी उम्र की थे वो, और वो नौजवान था। तो सब लोगों ने कहा जनाब ये बच्चा क्या करेगा। आज देखें वो बच्चा पाकिस्तान की सियासत में अपनी छाप छोड़ के चला गया है और पाकिस्तान की सियासत उसके नाम के गिर्द घूम रही है। फिर बेनज़ीर साहबा आई तो वो भी अपनी उस वक्त बहुत कम उम्र थी, कहा गया कि दुनिया में कम उम्र वज़ीर आज़म मुसलमान। तो लेकिन उन्होंने भी जो कारनामे सर अंजाम दिए, जिस अंदाज से पाकिस्तान को चलाया है, वो भी एक तारीख का हिस्सा है। आज नवाज शरीफ साहब और दूसरे भी बेनज़ीर साहब की सियासत को और किरदार को याद रखते हैं। इसी तरीके से ये आज चुगादरी हैं, ये बिलावल साहब को भी बच्चा कह रहे हैं, लेकिन बच्चे ने पहले दिन असेंबली में साबित किया
कि एक मुदब्बिर की तकरीर थी। इमरान खान साहब बैठे थे, शहबाज शरीफ साहब बैठे थे। मैं शहबाज शरीफ साहब का भी बात करता हूँ, लेकिन दोनों ने, बिलावल साहब ने कहा कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। लेकिन वो कदम, बदकिस्मत कदम क्या बढ़ाते। उन्हें मुल्क को आगे लेके जाना होता तो शहबाज शरीफ की बात को मानते, बिलावल साहब की बात को मानते। उन्होंने अपनी अना में, तकब्बुर में, गुरूर में कौम का वक्त ज़ाया किया, कौम को दिया कुछ भी नहीं, नफरतें छोड़ गए हैं, अपने लिए भी एक परेशानी आए उनके पीछे। तो ये उम्र की बात नहीं करनी चाहिए, दानिशमंदी की बात करनी चाहिए। ठीक है, तो फिर दानिशमंदी की बात तो ये कि एक दूसरे पे तनकीद के जो निश्तर बरसाए जा रहे हैं मौला बख्श आंडियो साहब, वो बरसाने बंद किए जाएं, आगे का सोचा जाए, मईशत जो है उसको बेहतरी के लिए क्या करना है, तमाम पार्टियों ने होमवर्क क्या किया है। बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगर कोई सादा अक्सरियत से आता है, और अगर मखलूत हुकूमत बनाई जाती है तो उसमें भी ज़ाहिर बात है आपस के ताल्लुकात बेहतर होंगे तो अच्छा परफॉर्म किया जाएगा मुल्क के लिए, कौम के लिए। हमने कभी भी आवाम के किए गए फैसले, आवाम की मुंतखब की गई हुकूमत के खिलाफ साजिशें नहीं की। हम नाराज़ भी हों तो भी आवाम के फैसले को तस्लीम करते हैं और उस निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए हत्तुल इम्कान उनके साथ तावन भी करते हैं। हम कभी अपनी बेइज्जती महसूस नहीं करते। हम समझते हैं कि कौम की खातिर 2 कदम आगे जाया सकता है तो 2 कदम पीछे भी हटा जा सकता है। हमें कोई उनसे पुरखाश नहीं, लेकिन जब उनके लीडरों के, उनके रहनुमाओं के लबे लहजा तो ही नाबेज हो जाए तो फिर हमें तो मना है कि हम तो कम बोलते हैं, लेकिन क़यादत को हक सर। लेकिन अभी मौला बख्श आंडियो से सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, अभी तो ये समझ आ रही है कि जिस तरह नून लीग वाले कोई आपको जवाब में सख्त बात नहीं कह रहे बल्कि इज्तनाब कर रहे हैं, इस बात को अवॉइड करें, कोशिश करें कि माहौल सही रहे, ठंडा रहे, क्योंकि आगे जाके आप दोनों एक पेज पर आ सकते हैं। ज़्यादा जो तनकीद है या सख्त अल्फाज है उसका इस्तेमाल पीपल्स पार्टी की जानिब से किया जा रहा है। आजकल की जो सूरत हाल नज़र आ रही है, मेरा ख्याल है अंदरून खाना बात ज़रूर है जिसका तस्करा अपन भी नहीं सुन रहे, ना आप सुन सक रही हैं, ना मैं सुन सक रहा हूँ, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर बिलावल साहब कभी बात नहीं करते। जी सर, एक आसिफ साहब तो इंतहाई संजीदगी से बात कर, हमने गैर ज़रूरी बात नहीं की है। ज़रूर जो बातें हो रही है हम, मेरे कायद उनका जवाब दे रहे हैं। अच्छा, आगे पोजीशन के हवाले से बात करें अगर पीपल्स पार्टी की, तो सिंध में आपके खिलाफ एक इत्तेहाद बन रहा है जो कि जिस पर आप लोग फिर भी बड़े पूरे एतमाद हैं कि सिंध पीपल्स पार्टी का गढ़ है और पीपल्स पार्टी से कोई नहीं छीन सकता। पंजाब में क्या पोजीशन है पीपल्स पार्टी की, और लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के गिले शिकवे के बावजूद ये एक दावा पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप की जानिब से कि अगला वज़ीर आज़म जियाला ही होगा, पीपल्स पार्टी से ही होगा, इतने एतमाद की वजह? देखिए, पीपल्स पार्टी एक जिंदा जावेद हकीकत है पाकिस्तानी सियासत की। पीपल्स पार्टी मायूस कभी नहीं हुई। ज़िया-उल हक जब हमें कैद खानों में बंद कर रहे थे, कोड़े मार रहे थे, फांसियां दे रहे थे, तो भी हम मायूस नहीं हो रहे थे। अब क्यों मायूस होंगे? हमें इस एतमाद की ही बात करनी चाहिए। रहा सवाल कि हमें मौका नहीं मिला या अभी पंजाब में हमारी पोजीशन क्या है, तो पंजाब में ज़िया-उल हक के 15 साल, 11-12 साल एकदम तरह के साथ इस जमायत को मजबूत किया गया, फिर वक्फा दिया गया उनको। हमारे खिलाफ जो साजिशें हुई मरकज़ में, जो उन इदारों हुकूमतों को इस्तेहकाम देते हैं वो हमारी हुकूमत के ख़त्म करने के दर पे थे। इन हालात में भी पीपल्स पार्टी जिंदा रही है तो ये भी बड़ी बात है। लेकिन मैं पंजाब में मायूस नहीं होता हूँ। हालात इस किस्म में हैं, पंजाब में हमारी ख़वातीन शाही किलों में गई हैं, हमारे नौजवानों ने फांसी के फंदे चूम कर गले में डाले। अब वो नस्ल जिन्होंने जेल खाना देखे, कोड़े खाए, उनकी औलादें अब भी जिंदा है। हमारी मकामी क़यादत की भी गलती रही है, हमारा भी कुछ माहौल रहा है, और जो बैरूनी माहौल था, आमिरत के बाकियात का जो रवैया था, उसकी वजह से पीपल्स पार्टी कमज़ोर ज़रूर हुई है, लेकिन पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हुई है। अब आप देखें, हालात बेहतर हैं, आप देखें कि नतीजा अजीब व गरीब आएगा, आप भी हैरान हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा चांडी साहब, आखिर में मैं जानना चाहूँगी कि बिलावल साहब के हवाले से तो बात होती है और आप बड़े पूरे एतमाद हैं कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। आसिफा साहिबा का सियासी मुस्तकबिल कैसा देखते हैं आप? बहुत सीनियर सियासतदान है, ज़ीरक सियासतदान है और पीपल्स पार्टी में एक मंझे हुए सियासतदान कंसिडर होते हैं। मेरा ख्याल है आसिफा बीबी भी
में भी पाकिस्तान के लोग, ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी के लोग बेनज़ीर साहबा का चेहरा देखते हैं। वो जिस अंदाज से अपने भाई का हाथ बटाती हैं, उन मामलात में दिलचस्पी लेती हैं, सियासी मामलात में दिलचस्पी लेती हैं, वालिद के साथ कदम कदम साथ चलती हैं, तो लोगों की एक उम्मीद सी बन गई है कि बिलावल साहब ख़ानदान में आसिफ साहब के साथ अकेले नहीं, और उनकी बेटी भी, बीबी की बेटी, उनमें भी लोगों की उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। अल्लाह ने चाहा तो वो भी अपनी माँ की तरह पाकिस्तान की सियासत में एक अहम किरदार अदा करके अपने भाई का हाथ बटाएंगी। ठीक है रिचांडियो साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुलाकातों की ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे खुरम रोखड़ी साहब। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात करती हूँ आज की एक अहम खबर के हवाले से। वजारत दिफा ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल रोकने का जो फैसला है वो चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में विफाकी हुकूमत ने सेक्रेटरी कानून, जबकि वजारत दिफा ने सेक्रेटरी दिफा के तवस्सुत से अपीलें दायर की हैं। दरखास्तों में आर्मी तनसीबात पर हमलों के मुलजिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ना करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है, और साथ ही ये भी इस्तदा की गई कि अपील पर फैसले तक 5 रुकनी बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। इस मामले पे बात करने के लिए मेरे साथ सांबा स्टूडियोज में मौजूद है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा खुरम रोखड़ी साहब। बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए, तशरीफ लाने के लिए। अच्छा रोखड़ी साहब, ये सुप्रीम कोर्ट में ये जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल रोकने का जो फैसला चैलेंज किया गया है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखें, फैसला तो हो गया, उन्होंने मिलिट्री ट्रायल्स को रोक दिया। आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। पहली चीज़ तो यह कि चैलेंज करना जुर्म नहीं है, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं और अपील आपका हक बनता है। मैं पहले भी एक इसके ऊपर बात कर चुका हूँ कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसका इशू है किसके साथ। पूरी दुनिया के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स हैं, ये मेरी प्ली है। अगर मैं चैलेंज करूँ तो मैं इस प्ली पे करूँगा। पूरी दुनिया में मिलिट्री कोर्ट्स हैं, आपके चाइना में है, आपका इंडिया में है, पूरी दुनिया में मिलिट्री कोर्ट्स हैं। और फिर एक और पॉइंट ये है कि मिलिट्री के अंदर तमाम लोग वर्दी पहनने वाले नहीं होते। मिलिट्री के अंदर वो भी हैं जो सिविलियंस हैं। अब इस फैसले में कल कोई सिविलियन को बहुत बड़ा काम करे तो उसका आप क्या जाएगा, यानी वो लोग कहाँ जाएंगे लेके। दूसरा पॉइंट, हर मुल्क के सर्कमस्टेंसेस हैं, जिस हालात और वाक़यात से मुल्क गुजर रहा होता है, आप उन चीज़ों को देखते हैं। इन जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं इनके साथ अफेक्टीज हैं कौन, यानी इसका पहले आपको को फर्क पड़ता है क्या पब्लिक का कोई इशू है? ये नहीं है, ये पब्लिक का इशू, ये सिर्फ उन लोगों का इशू है जो पाकिस्तान की इन इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला करें, अल्लाह ताला माफ़ करे, जाकर या बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करें। और वो नो गो एरियाज जिनमें पूरी दुनिया के ऊपर बाहर लिखा होता है कि किसी ने अंदर क्रॉस करने की कोशिश की तो उसको गोली मार दी जाएगी, और कोई गुजरने की कोशिश करे तो वहीं पे वो मार देते हैं। उन्होंने कहा जी ये नो गो एरिया, आप आ नहीं सकते। आप उनके ट्रायल की बात करते हैं कि अंदर चला गया और किसी ने कुछ किया तो आप उसका मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स में लेके जाते हैं, और इसका पूरा कानून मौजूद है और आपके पास इसका पूरा प्रेसिडेंस मौजूद है। और फिर आप जिन हालात वाक़यात से गुजर रहे हैं, अगर आपने इस मामले को छोड़ दिया या उस ट्रायल का इसी तरह ख़त्म हो गया, इसका फ़ायदा किसको होगा? इसका फ़ायदा अल्टीमेटली जाएगा उन तंजीमों को या उन लोगों को जो दूसरे ममालिक से आके दहशतगर्दी करते हैं। डेफिनेटली उन लोगों को या उनकी सहूलतकारी उनके अच्छा, फिर एक तो होता है हमला करने वाला, फिर एक होता है उसका सहूलतकार। अब आप किधर जाएंगे, आप किसको बचाएंगे? यानी तमाम इसका जो फ़ायदा है, कोई भी जो अमल है, आप उसको हमेशा देखते हैं कि आपके इस फैसले का फ़ायदा किसको हो रहा है और इसके आपके फैसले का नुकसान किसको हो रहा है। इस फैसले के अंदर तमाम फ़ायदा उन लोगों को जाएगा जो कि ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को हर सूरत में डैमेज करना चाहते हैं। अंदरूनी दुश्मन कह लें, बैरूनी कह लें, दोनों तरफ हैं। अंदरूनी दुश्मन जो है वो भी मौजूद है। पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा जो है उसके वायरस का कोई भी शिकार हो सकता है। यानी कोई एक जगह पे लड़ी जाने वाली जंग तो है नहीं। और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा के वायरस का शिकार जो लोग हुए हमने देखे होते हैं, आपने देखा। और ये 9 मई को जो हुआ, ये जो 9 मई को जो वाकयात हुए, ये गुमराह कुन एक स्पीच, हेट स्पीच कह लें, वो जो प्रोपेगेंडा लगातार था, और वो लगातार वो होता चला आया। और फिर एक दिन 9 मई एक आपको अब जो बच्चे मेरे पास आज के दिन में एक बूढ़ी माँ का उसका आए हुए थे कि उसका बच्चा है,
अब उस माँ को कौन जवाब देगा कि जिस बच्चे को इस्तेमाल कर लिया गया, या वो खानदान जो तबाह हो गया, लड़के हैं, बच्चे हैं 22 साल के होते हैं, उनको समझ ही नहीं थी। और ये वो, सॉरी मैं बात काट रही हूँ, ये वो उम्र होती है जब आपने चूज करना है कि आपने किस करियर में जाना है। आप 17 साल की उम्र में इस मुल्क के लिए आगे कुछ बनना था, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने कहाँ जाना है, करियर था आपका, एक पूरा फ्यूचर था, हर चीज को तबाह कर दें। अच्छा फिर किया क्यों, वजह क्या है, उसका फायदा किसको हुआ, अल्टीमेटली इस अमल का फायदा किसको है और नुकसान किसको है। तो ये कोर्ट्स का होना लाजिम है। या तो आप ये कहें ना कि ये कोर्ट्स को आज बन रही थी, या आप ये कहें कि ये कोर्ट्स पूरी दुनिया में नहीं है, या आप ये कहें कि आप स्कैंडिनेविया हैं जहाँ के आपकी सेरेमोनियल फौज है और आपके हालात ऐसे हैं कि हर चीज़ मज़े हैं और सारी चीज़ें हैं। नहीं, आप अपने आप को देखें, आप कहाँ पे हैं, अपने बॉर्डर्स को देखें, अपनी सिचुएशन को देखें। आने वाले दिनों में अपने आप जैसे इकोनॉमी को थोड़ा सा अपग्रेड करना शुरू करते हैं, जैसे मुल्क के हालात आप थोड़ा सा स्टेबल करना शुरू करते हैं, आपके दुश्मन आपके मुल्क के अंदर फिर आग लगा देते हैं। आप कहते हैं अब इस चीज़ से फ़ायदा किसको होगा, उनको आग लगाने वालों को, उन आग लगाने वालों को फ़ायदा है। और फिर हमारा एक और इशू है डॉक्टर साहब, जी, हम एक लॉलेस सोसाइटी बन गए। हमें जुर्म करना हमें इशू नहीं है, और जुर्म पे अगर पूछा जाए तो हमें तकलीफ होना शुरू हो जाती है। हमने इस मुआशरे को इनसिक्योर करके रख दिया, और उसका वाहिद हल क्या है, आपकी अदालतें। उसका वाहिद हल क्या है, ये मिलिट्री कोर्ट्स। रिलेटेड किसके साथ है, ये मिलिट्री कोर्ट्स कोई रिलेटेड है उसके साथ के जो बाहर का क्राइम हो रहा है। अच्छा, ये एक स्पेसिफिक रिलेटेड इशू है। अच्छा रोकड़ी साहब, दूसरी बात इस हमने 9 मई का जिक्र किया। 9 मई के जो मुल्जिमान हैं जिन्होंने बाकायदा मुल्क में इंतशार फैलाया, प्रॉपर वही प्लानिंग हो रही थी, प्रोपेगेंडा कह लें, हेट स्पीच हो रही थी, वो सुने चले जा रहे थे, यंग माइंड्स थे, मुतासर हुए। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो बहुत यंग माइंड्स नहीं होंगे, वो समझ रहे थे और उन्होंने ये सब किया जो कि गलत था। अब इनको सज़ा देना कितना ज़रूरी है, क्योंकि मुल्क में इंतशार फैलाया गया और हद से तजावुज़ हो गए। इनको सज़ा देना कितना ज़रूरी है, इनके लिए एग्जाम्पल सेट करना कितना ज़रूरी है, ताकि आइंदा कोई जुर्रत भी ना करे। देखिए डॉक्टर साहब, अब पूरी दुनिया का असूल है, कदीम असूल है कि सज़ा होती है, और अगर आप सज़ाएं मौकूफ़ कर दें और सज़ा देना बंद कर दें तो फिर आप तैयार हो जाएं कि कल किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए, आने वाले हालात के लिए, आपने कहा ना एज, मुझे अफसोस होता है 20-22 साल के बच्चों के ऊपर मुझे होता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनको तबाह बर्बाद किया गया। अब अगर 35-40 साल का बीच में ही हरकत ये कर रहा है, उसके लिए तो डबल सजा होनी चाहिए। एग्जैक्टली, वो इतना चूचा काका तो है नहीं, रोटी को चोची तो नहीं कहता। यस, उसके बच्चे अभी मेरे पास इतने वाक़यात हैं, अभी आकर जी हमारे से गलती, भाई क्या कर दिया आपने, ये क्यों, यानी हमने ऐसी सिचुएशन पे हम पहुंचे क्यों, आप सोचें क्यों, वो आप अपने मुल्क के खिलाफ ऐसे अमल का हिस्सा बने क्यों। मैं एक क्रेडिट लेता हूं, या मैं इत्मीनान लेता हूं, मैंने साल पहले से ये बात करना शुरू कर दी थी। साल पहले, सबसे पहले मैंने ये बात शुरू की कि कहानी गलत हो रही है। अगर आपको ऐड करना चाह रही थी कि आपने जैसा बताया कि जो 35 साल का होगा, 36 साल का होगा, वो तो इतना मैच्योर होगा कि वो अब रोटी को चोची तो कहता नहीं है कि किसी ने जहन साजी की और चल पड़ा उस तरफ। एक आपकी अपनी सेंस भी होती है कि जहन साजी भी करे, तो आप कहते नहीं ये गलत होने जा रहा है अब बस। जैसे कि बहुत से लोगों ने आप समेत जब उस पार्टी को छोड़ा, जब आपने देखा बिल्कुल गलत साइड पे जा रहे हैं, डूज एंड डोंट्स, फिर आपके पास राइट और रॉन्ग को चूज करने की एक ऑप्शन होती है कि आपने इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, या कहां स्टैंड करना है। और इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे कुछ पॉलिटिशियंस फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। अच्छा, वो फंडामेंटल राइट्स यूरोप वाले यहाँ लाना चाहते हैं, यूरोप वाला कानून नहीं लाना चाहते। उनको कहो ना यूरोप के अंदर जाओ, जरा रेड लाइट के ऊपर जरा क्रॉस करके तो दिखा दो। उनको कहो यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर जाओ और किसी दूसरे को गाड़ी को रोकने, पिछले दिनों एक वीडियो आई, एक खातून है, वो जाके गाड़ी को हैरेस करती है, पुलिस वाला आता है, उठा के मारता है उस खातून को नीचे और लेके चले जाते हैं। मैंने कहा आज तक यहाँ इस मुल्क में तो नहीं हुआ, यहाँ पे तो आज भी औरत की इज्जत है, हाथ को लगा के इस तरह मारता नहीं है। आप फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, लेकिन आप लॉलेस सोसाइटी की बात करते हैं। आप सोसाइटी को ग्रूम कर दें और फिर फंडामेंटल राइट्स जो हमें देने चाहिए हम उनको देने की कोशिश करें। वो क्या है, मुइशत के साथ। हमारे लिए तमाम के लिए इल्म है फिक्रिया, और तमाम उन सीरियस लोगों के लिए, संजीदा लोगों के लिए कि वो सोचे कि क्यों कर रहे हैं जी। और एक और पॉइंट जो कि बड़ा अहम है, जो मैं उठाना चाहूंगी, जो शोहदा के खानदान है वो भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। ये उस दिन आपने देखा होगा, उनकी तकलीफ उनके अल्फाज में आया थी, उनके चेहरे पर वो गम नजर आ रहा था। और आप यकीन जाने जो जरा सा भी दर्द दिल रखता होगा, जो जरा सा भी एहसास रखता होगा, कितनी बड़ी कुर्बानी है, कोई मुल्क के लिए शहीद हो गया रोकड़ी साहब, और उनके वुरसा इस तरह इंसाफ के मुंतज़िर हों।
ये शोहदा की तौहीन करने वालों को, मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा जब तक नहीं मिलेगी तब तक जो शोहदा के वरसा हैं, क्या उनका गम कम हो सकता है थोड़ा सा भी? देखिए कैसे सुकून कैसे आएगा, मैं ये समझना चाह रही हूं। देखिए उन्होंने वो काम कर दिया जो उनको करना था। उनके पीछे बच्चे वो सफर किया ना, बच्चा जिसका घर से कोई जाता है पता उसको लगता है। आप ये देखें कि इस अमल के साथ आप फ्यूचर के अंदर किस चीज, कौन सी चीज प्रमोट होगी। मैं खुशबू लगा के आऊंगा तो यहाँ पे खुशबू फैलेगी, मैं अगर अल्लाह माफ करे यहाँ पे आके कुछ चीज आग लगाऊं तो आग फैलेगी। अमल के साथ चीज होती है ना, हाथ तीली तो एक है। इस अमल के साथ मेरा सबसे, मैं तो कोर्ट के अंदर लेके जो जाऊं, अगर मैं जाऊं, मैं कोर्ट के अंदर लेके जाऊं कि जनाब आला इस फैसले के बाद तकवीयत किसको पहुंचेगी, नजरसानी कीजिए। लास्ट कमेंट कुछ कहना चाहें? मैं ये कहना चाहूंगा, हमें जरूरत है अपने बच्चों को बचाने की, हमें जरूरत है एक लॉ जहां पे इम्प्लीमेंटेशन हो उसकी। हम लॉलेस सोसाइटी नहीं, हम, मुझे तकलीफ होती है, यानी आपको, हम सारों को, 12-12 साल के बच्चे, मैंने कल एक और देखा, वो क्लिप देखा ट्विटर पे, कुत्ते के ऊपर उन्होंने एक दूसरी जमात का झंडा बांधा हुआ है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, और बेदर्दी और बेरहमी से उस जानवर को मार रहे हैं। जस्ट थिंक, ये क्या सोच, ये किधर चली नफ्सियात। यस, दिस इज हियर। वो क्या सीख के उसके अंदर इतनी शदीद नफरत कि वो एक बेज़बान जानवर को वो मार रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, और बेचारा भाग नहीं सकता। आप वो क्लिप देखें, उस कुत्ते की आंखों से आता है कि मैं किधर फंस गया हूं। अब मुझे बताएं, ये क्या, किसी और से अपनी नफरत का इजहार करने के लिए यानी आप एक बेज़बान को तकलीफ दे रहे हैं। यस, और किस सिचुएशन पे हमने पहुंचा दिया इन बच्चों को। हमने एक सोसाइटी को काम डाउन करना, काम डाउन कब होती है? जब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होता है, जब कानून सजाएं देता है, उस वक्त सोसाइटी काम डाउन होती है। नहीं तो वरना तो कल किसी शरीफ आदमी का यहाँ रहना, जो भी एक मुहज्जिब जिसने अपने बच्चों को तहजीब सिखाई है, अगर उसका, तो इसका मतलब है यहाँ रहना मुश्किल है। और जो गुंडागर्दी और बदमाशी और जो कानून तोड़ने वाला है, फिर उसका मुल्क बन जाएगा। तो दिस वी हैव टू थिंक, हम तमाम। ठीक है जी, ठीक है जी। रोकड़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।